Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss a new topic that is called power. देखिए लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा था वर्क के बारे में बात किया था। अब यहाँ पर हम लोग पावर के बारे में बात करते हैं। पावर को लेके बहुत सारे अलग अलग मिसकॉन्सेप्ट हमारे रूटीन लाइफ से हम लोग मेजर करते हैं, बट पावर कुछ अलग चीज होता है और इसे हम प्रॉपरली समझने का कोशिश करते थे कि पावर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो पावर को पहले डिफाइन कर देते, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि समझते हैं क्या चीज होता है। सो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सीधा सा मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दोनों चीज होता है। मतलब मान लेते आपने घर में एसी चलाया है और वो एसी मान लेते हैं कि इतने समय में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसका पावर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आपने कोई बैटरी या घर में कोई जनरेटर लगाया है, अब वो मान लेते हैं 1 सेकेंड में कुछ एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग उस डिवाइस का क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। इसीलिए इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन ओके ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, इसे ही हम पावर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ से चीजों को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है यहां पर। अब एक चीज समझना है, यहां से आपके सामने यहां पर मान लेते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज ये एक बिल्डिंग है। ओके, ये एक बिल्डिंग रखा हुआ है और इस बिल्डिंग के पास यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक है और यहां पर भी एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। एक पर्सन है ए। इस पर्सन को बोला गया कि आपको इस ब्लॉक को उठाकर इस बिल्डिंग के ऊपर रखना है। उसी तरह से दूसरा एक पर्सन है बी और उसको भी बोला गया है कि आपको ब्लॉक को उठाकर रखना है बिल्डिंग के ऊपर। तो ये हो गया, मान लेते हैं वो पर्सन बी, इसको भी बोला गया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दोनों को उठाने बोला गया, ये है बी। अब ए को जो है इस ब्लॉक को 5 kg वाले ब्लॉक को इस बिल्डिंग के ऊपर रखने में जो टाइम लगा उसको मैं TA बता रहा हूं और वो टाइम मान लेते दिया है 5 मिनट। और बी को बोला गया है कि इसी ब्लॉक को ऊपर चढ़ाने के लिए उसने लिया 10 मिनट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि दोनों में से किसने ज्यादा वर्क किया, तो एक तो चीज आपको अभी शायद डाउट हो रहा होगा, पता नहीं क्या आप समझ रहे होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से देखेंगे आप लोग, वर्क तो दोनों ही सेम कर रहे हैं, दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही सेम मास के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट पर चढ़ाया है। ठीक है, इसे दोनों ने सेम वर्क किया है, कोई भी ज्यादा वर्क या कोई भी कम वर्क नहीं किया है। लेकिन हां, यहां पर आप यह जरूर बोल सकते हो कि जो पर्सन ए है वो 5 मिनट में इस ब्लॉक को चढ़ा दिया है और पर्सन बी जो है वो 10 मिनट में इस ब्लॉक को चढ़ाया। मतलब अगर ए को अगर 10 मिनट का समय दिया जाता तो वो इस तरह के 2 ब्लॉक को चढ़ा सकता था। इसीलिए मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ए जल्दी जल्दी काम कर रहा है और बी थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ये जल्दी जल्दी या धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ जो काम हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ए कम समय में वही काम किया, बी ने वो काम को थोड़ा धीरे धीरे किया, तो ए का पावर बी से ज्यादा है। मतलब अगर आपके सामने एक टेस्ट पेपर दिया जाता है और उस टेस्ट पेपर को आप सपोज मान लेते हो 10 मिनट में सॉल्व करते हो और आपका एक फ्रेंड जो है उसको आधे घंटे में पूरा सॉल्व कर देता है, तो दोनों ने ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, दोनों ने ही सेम वर्क किया,
लेकिन क्योंकि आपने 10 मिनट में सॉल्व किया, मतलब आपको कम समय लगा, तो इसलिए आपका वर्क करने का जो स्पीड है, रेट मतलब समझ रहे हो, वर्क करने का जो स्पीड है वो ज्यादा है, इसलिए आपका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड इसी बेसिस पे हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज, पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और इस कारण से पावर को आप लिखते हो वर्क डन बाय टाइम। पावर को हम लोग इसलिए लिखते हैं वर्क डन बाय टाइम। और इस बेसिस पे अगर वर्क डन बाय टाइम के हिसाब से देखते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली ये हमारा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पहला बात। दूसरा एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है हम लोग का नॉर्मली एसआई सिस्टम में जो होता है, अगर यूनिट के बारे में बात करें तो इसे आप लिखेंगे जूल पर सेकेंड। बट जूल पर सेकेंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वॉट। और क्योंकि ये एक साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम से दिया गया है, इसलिए जब आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एब्रिविएट फॉर्म में लिखते हैं, तब आपको कैपिटल डब्ल्यू लिखना चाहिए। ओके, तो ये दोनों एक ही चीज होता है हम लोग का सीजीएस, हम लोग का एसआई सिस्टम, दिस इज फॉर एसआई सिस्टम। ओके, बाकी भी इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज आता है, इसका डायमेंशन। इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन आपको दिख रहा है जूल बाई सेकेंड। जूल मतलब वर्क, वर्क के लिए आप क्या लेते हो, डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 बाई सेकेंड, मतलब टाइम के लिए टी लोगे, जिसके कारण इसका जो डायमेंशन बन जाएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो बेसिकली पावर को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं या समझाते हैं या बताते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन पावर। अब पावर का डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं और पावर का डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर। तो देखिए, हम लोगों ने अभी एसआई सिस्टम में वॉट देखा, लेकिन ध्यान रखना वॉट जो है जनरली पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है बहुत कम होता है, क्यों हम लोग का रियल लाइफ में जो पावर का यूनिट होता है वो एक्चुअली वॉट से नहीं हो पाता और भी ज्यादा चाहिए रहता है। तो इसलिए कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे एक होता है किलोवाट। ओके, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट। हम लोग लिखते हैं 1 किलोवाट। ओके, इसे लिखा जाता है 1, के को छोटा लिखेंगे आप लोग और वॉट को बड़ा लिखोगे। एंड दिस 1 किलोवाट इज बेसिकली 10 to the power 3 वॉट। ओके, ये एक पावर का यूनिट हो गया। दूसरा 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, ये सब जो पावर स्टेशन में एनर्जी जनरेट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वहां पर मेगावाट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो दैट इज 1 मेगावाट में एम कैपिटल लिखोगे और वॉट को कैपिटल में लिखोगे। स्मॉल एम का मतलब मिली वॉट हो जाएगा, ध्यान दोगे ना, गलती मत करना आप लोग। और ये हो जाता है 10 to the power 6 वॉट। ओके, उसी प्रकार से एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, ये बेसिकली जो हम लोग का कमर्शियल इंजन वगैरह रहता है उसको हम लोग हॉर्स पावर में प्रेजेंट करते हैं, विच इज एक्चुअली 1 HP एंड दिस इज इक्वल टू 746 वॉट। ये हमारा हो जाएगा 1 हॉर्स पावर का यूनिट हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। तो ये जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की पावर का, वो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं यहां पर एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। अभी एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है ना, हम लोग के पास अगर मान लेते हैं कि आप जो वर्क कर रहे हो वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है। मतलब पहले मान लेते 1 मिनट में आपने सपोज
2 जूल वर्क किया, अगले 1 मिनट में आपने 3 जूल वर्क किया, फिर अगले 1 मिनट में आपने 5 जूल वर्क किया। तो हर एक इंस्टेंट में आप या हर एक सेकेंड में टाइम इंटरवल में आप अलग अलग काम कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एवरेज पावर निकालने बोला जाए तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज नेट वर्क, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ओके, इसे हम लोग कई बार ऐसा भी लिखते हैं, डेल डब्ल्यू बाय डेल टी। ओके, ये बन गया हम लोग का एवरेज पावर। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टेंट। ओके, पी इंस्टेंट। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं जो पावर का, जब इंस्टेंटेनियस लिखते हैं मतलब हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है जब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब किसी इंस्टेंट में आपसे पूछा जाए अभी कितना पावर कंज्यूम हो रहा है या अभी कितना पावर जनरेट हो रहा है, तब आप ऐसे लिखेंगे डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, मतलब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस यू कैन सी दैट ये वाला बन जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू बाय डी टी। ये बन जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू बाय डी टी, पी इंस्टेंट इज इक्वल टू। और यहां से आपके पास एक और अच्छा रिलेशन आपको मिलेगा, उस रिलेशन पर थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग। वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि पी इंस्टेंट, अगर आपको इंस्टेंट निकालना है, पी इंस्टेंट अगर बात करते हैं हम लोग तो इंस्टेंट पे, तो दिस विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे डी बाय डी टी ऑफ, यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं आप लोग। और उस हिसाब से देखोगे आप लोग, अगर फोर्स कांस्टेंट है सपोज पी इंस्टेंट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एफ को बाहर निकाल दो, एफ डॉट एस के जगह आप यहां पर लिख दोगे डी एस बाई डी टी। और अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन याद आता होगा तो आप लोग लिखते थे डी एस बाई डी टी को आप वी लिखते थे वेलोसिटी। तो देयरफॉर आपको यहां पर दिख रहा है पी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू आप लिखते हो एफ डॉट वी। तो इससे एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता जो है, वो क्या होता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होता है। और इसका देखिए कितना अच्छा हम लोग, हमारे पास एक ये मिलता है, जैसे आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, तो आपको पता है उस पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में तभी घूम सकता है जब उस पर क्या लगता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पावर कंजम्पशन 0 होता है। और यहां से आपको दिख रहा है पावर कंजम्पशन 0 होने के कारण, क्यों दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए इस केस में आपको दिख रहा होगा सिंस एफ सी इज परपेंडिकुलर टू वी, देयरफॉर जो पावर होगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, वो क्या होगा, 0 होगा। दिस विल बी 0। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। ये अभी नहीं, आपके अगले साल नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में भी आपके बहुत काम आने वाला आपके, क्योंकि वहां पर ये चीजों को हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा है, हमको आता है, और इसलिए हम इस चीज को अच्छे से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग पढ़िए पावर के बारे में। अब पावर के ऊपर बेस करके एक छोटा मोटा हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे और बात करेंगे। इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये इलस्ट्रेशन हम लोग को कई बार जेई में भी पूछा गया है और नीट में तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन है क्या। ये बोलता है कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड बाय एन इंजन, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम। मतलब बोलता है एक इंजन जो है हम लोग का, वो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है,
तो ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है। यहां पर मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम क्यूब, जो भी है ऐसा आपको यहां पर प्रूव करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा, ध्यान दीजिएगा, पावर जो है वो कांस्टेंट है। तो चलिए पावर के लिए आप लोगों ने लिखा था किसी भी इंस्टेंट के समय में जब पावर के बारे में बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहां से एफ डॉट वी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां से एफ डॉट वी। तो अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। बट आपको यहां से एक चीज पता होगा, P इज इक्वल टू, अगर मैं F का वैल्यू लिखूं तो आपको पता F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो यहां से dv बाई dt लिख सकते हो, आप लोग यहां से dv बाई dt लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट dv बाई dt इनटू आप लिख लोगे v। ओके, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा यहां से P जो है वो पावर है, वो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता ही है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक, तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो आप देखोगे ये बन जाएगा v dv, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज है इसमें, v dv इज इक्वल टू आप लिखोगे p बाई m dt। ओके, अब आप क्या करोगे, यहां पर इसको आप इंटीग्रेट करो, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जनरल इंटीग्रेशन कीजिए, आप यहां पर कोई लिमिट में लगाइए, सीवी नहीं लगाना, एकदम जनरल इंटीग्रेशन लगाना है। तो देखिएगा यहां पर v का पावर 1 है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पता होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। उस हिसाब से यहां पर आप लिखोगे v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू p और m कांस्टेंट है, इसलिए dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अब अगर आप यहां से, यहां पर p भी रहेगा m भी रहेगा, अब इस 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे आप 2 को यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा, देखिएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहां से 2pm इंटू टी। अब यहां से v का वैल्यू निकाल दीजिए, तो v विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रूट ओवर 2pm बाई टी इंटू टी, नॉट एक्चुअली बाई टी, इंटू टी। ओके, ये आ जाएगा अपने पास, यहां से दिख रहा होगा आपको यहां से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से जब ये लिख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। अब क्या होगा यहां से, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसको ऐसा करके लिखिए, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, आपको समझने में भी आसानी जाएगा। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं शायद कि v इज इक्वल टू रूट ओवर 2p बाई m, और t जो है वो भी स्क्वायर रूट में है, तो उसको मैं लिख देता हूं t का पावर हाफ लिख देता हूं। क्या दिक्कत है इसमें, हाफ लिखूंगा तो, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो तो t का पावर हाफ ही होता है। अब इस v को मैं लिख सकता हूं अगेन ds बाई डी टी इज इक्वल टू, आप यहां पे लिख सकते हो 2p बाई m, और ये हो जाएगा t का पावर हाफ। अब आप एक काम कीजिए, ds को यहां रहने दीजिए और बाकी सबको उस तरफ ले जाइए, तो ये बन जाएगा 2p बाई m, और ये हो जाएगा t का पावर हाफ dt। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, ds इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन करते नहीं हम लोग, और बाद में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन t का पावर हाफ dt। और फिर से एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग, एक स्टेप जब आगे चलेंगे तो देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और ये हो जाएगा रूट ओवर 2p बाई m, और देखिए t का पावर हाफ है, तो जो रूल बनेगा इंटीग्रेशन का उसी हिसाब से t का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, जो लिखते थे ना x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहां पे x की जगह t है और n की जगह हाफ है, तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, यहां से आप देखोगे 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2p बाई m, और ये बन जाएगा t का पावर 3/2।
अब यहां से आपको बोल रहा है कि जो टी है, एस जो है वो टी पर कैसे डिपेंड करता है, तो वो तो आपको यहां पर डायरेक्टली दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा देखिएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको चाहो तो आप मेमोराइज भी कर सकते हो। अब ये तो इसका एक्चुअल मेथड है, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। मैं आपको उस ऑल्टरनेटिव मेथड को भी बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ऑल्टरनेटिव मेथड को आप तब यूज करोगे जब आपको अच्छे से नहीं बन रहा होगा या फिर एकदम अंतिम समय है, समझ में एकदम नहीं आ रहा है, तब आप उस ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए इसी इलस्ट्रेशन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको बता देता हूं, जो है डायमेंशनल मेथड। देखिए जो लास्ट इलस्ट्रेशन देख रहे थे उसी का ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या था, फिर से आप एक बार ध्यान से देखेंगे। अ कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड बाय एन इंजन, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम, ये आपको बताना था। तो चलिए उसी को हम लोग बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग डायमेंशनल मेथड से बनाते हैं। तो देखिएगा डायमेंशनल मेथड से आपको पता है पी का जो डायमेंशन होता है, अगर मैं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पी का जो डायमेंशन होता है उसे आप लिखते हैं एम एल एल स्क्वायर टी का पावर -3, ऐसे लिखते हैं आप लोग। अब आपको बताना है कि एल और टी कैसे कोरिलेटेड है, तो आप एक काम कीजिए, एल को एक तरफ रहने दीजिए और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। तो रहेगा यहां पर पी का डायमेंशन पी बाई एम टी का पावर -3 का डायमेंशन पूरा ऐसा लिखेंगे। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू यहां से डायमेंशन ऑफ पी बाई एम, और इसको लिख दीजिए टी का पावर -3। अब आपको पता है देखिएगा पी पावर है, एम जो है हमारा मास है, ये तो डायमेंशन इसका ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, टी जो है हमारा टाइम को बता रहा है, ये प्लस होगा ना, टाइम को बता रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे ये किस चीज को बता रहा होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होगा। या फिर एक काम कीजिए, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, एल का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे पी बाई एम का पावर हाफ, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक, इसका हाफ और टी का पावर 3/2। अब क्योंकि एल जो है डिस्प्लेसमेंट को बता रहा, आप इसको एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जो एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, उसे आप एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इज इक्वल टू पी और एम तो पावर और मास है, पावर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टी पर डिपेंड करेगा, मतलब इसको प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 3/2। तो आप देख रहे हो यहां पर एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो एस से रिप्रेजेंट कर दिए। टी जो है टाइम को बता रहा है, तो टी का पावर 3/2 लिख दिए, और बाकी इसका क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया फाइनली कि एस इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2। तो ये भी एक मेथड है, और ऐसा नहीं है कि ये मेथड में आपको नंबर काट देंगे। तो ध्यान रखना ये नंबर ये डिपेंड करता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल हो सकता है इस नंबर को फॉलो ना करे, बट जो मैं पहला वाला मेथड आपको कैलकुलस मेथड बताया, दैट इज 100% एक्यूरेट मेथड, 100% करेक्ट मेथड है, वो आप उससे आराम से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको आपको पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में रखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन था, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक दूसरा टॉपिक, इसी का ही छोटा सा टॉपिक है, पावर का ही, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ इंजन या एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस, नॉट ओनली इंजन, यहां पर एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने इनपुट में कितना दिया और वो कितना काम किया, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को सपोज कोई एग्जाम होने वाला था, उस एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करवाया और आपने प्रिपेयर भी किया, तो ये मैंने आपको इनपुट दिया था 50 क्वेश्चन। जब आपको एग्जाम लिया गया, उन्हीं क्वेश्चंस को आपसे पूछा गया, तो आपने देखा कि उसमें आपने हार्डली आपने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया या 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, दैट इज आउटपुट।
मतलब जो आप फीड करते हो वो होता है हम लोग का इनपुट, और जो रिजल्ट में मिलता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, आउटपुट। तो ये आप किस लेवल का इनपुट देने पर आउटपुट कितना अच्छा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मतलब मैंने अगर 50 क्वेश्चन करवाया है तो एक बच्चा 50 में 45 बना के बताता है, एक बच्चा 30 बनाता है, तो जो 45 बनाया हुआ है उसका इनपुट जो होगा वो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, और जो 30 बना रहा है उसका एफिशिएंसी कम है। उसी तरह से जब आप इंजन को कोई पावर देते हैं, चाहे बैटरी से दे या किसी चीज से देते हैं, अब वो कितना वर्क करता है, मतलब आउटपुट में जो वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन या एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस। तो इसलिए एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और ये सब कैलकुलेशन हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू 100 लिखते हैं। तो जिससे क्या जो रिजल्ट आएगा वो हमको परसेंट में मिलेगा। ये हर जगह यूज होता है। आप कोई जनरेटर से या आप सपोज घर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर रहे हैं, और मान लेते आपका एसी जो है वो, या एसी हुआ या आपके घर में कोई मशीन जो है वो 100 वॉट पावर को खींच रहा है, तो दैट इज इनपुट। लेकिन वो काम कर रहा है, मान लेते हैं 80 वॉट का काम कर रहा है, मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए वो 80 वॉट का हम लोग का रिजल्ट दे रहा है, तो उसका एफिशिएंसी को हम लोग लिखेंगे 80/100 इंटू 100, मतलब 80% उसका एफिशिएंसी है। तो इसी तरह से हर इंजन का, हर डिवाइस का एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में हमारा रिजल्ट को देता है। बाकी इसकी चीजों को हम लोग समझेंगे, इसके इलस्ट्रेशंस को बनाएंगे, और इलस्ट्रेशन से हम लोग चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।